नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आपके साथ हाजिर हूं सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे दिन भर की 10 बड़ी खबरों को लेकर न्यूज तक बुलेटिन में। आज के बुलेटिन में दिखाएंगे कौन है वो कांग्रेस नेता जिसे कहा जा रहा है देश का नया काले धन वाला कुबेर। इसके बाद बताएंगे क्यों मोदी की गारंटी हो रही है वायरल, और वो भी मीडिया रिपोर्ट के हवाले के साथ। जब उन्होंने दिया बयान तब आई ये पूरी चर्चा। इसके बाद बताएंगे महुआ मोइत्रा की सांसदी जाने के बाद क्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर हो रही है चर्चा जोरों पर। क्या है पूरा मामला, बिना देर किए बताते हैं। बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। धीरज प्रसाद साहू देश के नए काले धन वाले कुबेर बने हैं। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू का काला खजाना खुला तो इतना कैश मिला कि आंखें खुली रह गई। 100 करोड़ के नोटों की गिनती हो चुकी है और अभी भी काउंटिंग जारी है। बौद्ध डिस्टिलरी धीरज साहू के जॉइंट फैमिली की कंपनी है जो 40 साल से देसी शराब के कारोबार में है। धीरज साहू पुराने कांग्रेसी हैं। 2 बार चतरा से लोकसभा चुनाव हारे, फिलहाल तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड डाली। सबसे ज्यादा कैश मिला ओडिशा के बालांगीर से। अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में कैश जब्त का रिकॉर्ड धीरज साहू के नाम हो सकता है। वैसे उसकी लीगल संपत्ति भी कम नहीं है। 2018 में राज्यसभा का तीसरी बार चुनाव लड़ते समय घोषित संपत्ति 34 करोड़ बताई गई थी। अभी तक इनकम टैक्स की जांच चल रही है। इतना कैश मिलने के बाद भी ईडी जैसी एजेंसी के भी शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड और 100 करोड़ से ज्यादा कैश की खबर बहुत वायरल है। आमतौर पर ऐसी खबरों की रिपोर्टिंग होती ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री जांच के बीच मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए ये बताएं कि ऐसे मामलों में सरकार क्या करने वाली है। पीएम ने एक्स पर लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी वाला फ्रेज 5 राज्यों के चुनावों से निकला। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं तो उनके काले कारनामों के लिए कांग्रेस को ताने सुनने को मिल रहे हैं। हालांकि सीधे कांग्रेस के लिए पीएम ने कुछ नहीं कहा। धीरज साहू की कैश कोठरी के बहाने पीएम मोदी को बताने का मौका मिला कि जनता से लूटे गए काले धन को लौटाना ये मोदी की गारंटी होगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पहली बार लोकसभा सांसद बनी, लेकिन पहला टर्म भी पूरा नहीं कर पाई। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में महुआ को संसद से निकाल दिया गया। महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश एथिक्स कमेटी ने की थी, जिसे सरकार की सहमति के बाद लोकसभा ने मंजूर कर लिया। विपक्ष ने महुआ को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुमत की लड़ाई में सरकार भारी पड़ी। महुआ को बोलने का लास्ट चांस भी नहीं मिला। महुआ बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के पुराने दोस्त जय अनंत देहाद्रई से मिलने इनपुट के आधार पर स्पीकर से शिकायत की थी कि महुआ ने अदानी के खिलाफ हीरा नंदानी के हित में पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे। इससे पहले 2005 में संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने पर 10 सांसदों को निकाला गया था। Ramesh Puduri stood up and told Danish Ali, "Ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। We're going to come back and we're going to see the end of you. 3 दिसंबर को एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत गई, लेकिन अभी तक सीएम का फैसला नहीं हुआ है। इतने दिन में भारी सस्पेंस के बीच बीजेपी ने विधायकों से बात करने के लिए सिर्फ ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। राजस्थान में राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े विधायकों से बात करेंगे। एमपी में मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा विधायकों की राय लेंगे। अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार गौतम को छत्तीसगढ़ का टास्क मिला है। ये सारे नेता विधायकों की राय लेने की औपचारिकता पूरी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एमपी में शिवराज और वसुंधरा राजे को चांस मिलेगा या नहीं। दोनों अपने राज्य में सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन बीजेपी ने ना तो सीएम प्रोजेक्ट किया ना और अभी तक इस चीज का ऐलान किया है कि वो बनेंगे भी या नहीं। शिवराज सिंह तो दिल्ली भी नहीं आए, लेकिन वसुंधरा राजे ने दिल्ली आकर बीजेपी हाईकमान से मेल मुलाकात जरूर की। तीनों राज्यों में बीजेपी ने उन 12 सांसदों से इस्तीफा दिलवा दिया जो राज्यों के चुनाव जीते थे। नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, रेणुका सिंह ने सरकार का मंत्री पद भी छोड़ दिया। इतने नेताओं की राजनीति में इतना बड़ा चेंज हुआ, फिर भी क्लियर नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री।
महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ सरकार चला तो रही है, लेकिन रह रहकर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब की बार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ही ऐसा कुछ कर दिया। शरद पवार टीम के पुराने नेता नवाब मलिक को महायुति गठबंधन में लाने का फडणवीस ने पब्लिकली विरोध कर दिया। नवाब मलिक को घुसाने की कोशिश कर रहे अजीत पवार को फडणवीस ने चिट्ठी लिखी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चिट्ठी रिलीज भी कर दी। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है नवाब मलिक का केस। 18 महीने जेल में रहकर मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत पर छूटने के बाद बीजेपी के आसपास दिखने लगे। फडणवीस ने अजीत पवार से कहा कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन नवाब मलिक पर लगे आरोप के कारण महायुति में लाना ठीक नहीं होगा। फडणवीस के कड़े तेवर के बाद अजीत पवार चुप हो गए। उद्धव शिवसेना मजे ले रही है कि अगल बगल बैठने वाले फडणवीस और अजीत पवार को चिट्ठियों से बात करनी पड़ रही है। बजट से देश को बड़ी उम्मीद होती है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 1 फरवरी को 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश होगा। वोट ऑन अकाउंट बजट होगा, जिससे किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बजट तक चुनाव का माहौल पीक पर होगा। हालांकि चुनाव की तारीख तब तक आएगी या नहीं कुछ पक्का नहीं है। बजट सरकार के पास एक हथियार है जिसका इस्तेमाल वो लोक लुभावनी योजनाओं के लिए कर सकती है, लेकिन निर्मला ने इशारा कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। नियमित बजट नई सरकार जुलाई में पेश करेगी। नया चुनावी सीजन शुरू होने वाला है। हो सकता है अगले कुछ महीनों में जनता पर लोड ना बढ़े, बल्कि लोड कम करने वाले सरकारी फैसले हुआ करें। ऐसी ही एक खबर दी है आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे होम लोन की ईएमआई स्थिर रह सकती है। आरबीआई ने लोन का रेट नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि बैंक वाले अपनी ओर से ब्याज दरें नहीं बढ़ाएं। क्रेडिट पॉलिसी से हाउसिंग मार्केट पर असर पॉजिटिव रहेगा। इसे आरबीआई की तरफ से घर खरीदने वालों के लिए तोहफा मानिए। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से बैंकों को समान दरों पर लोन मिलता रहेगा। घरों की कीमत बढ़ने की भी आशंका घटी है। जरा चौकन्ना रहने की जरूरत है। सरकार भी चौकन्ना है। गेहूं और आटे की कीमतें कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गेहूं के टास्क लिमिट में कटौती कर दी है। अब कोई भी 1000 टन से ज्यादा गोदाम या स्टोर में गेहूं का स्टॉक नहीं रख पाएगा। अब तक ट्रेडर्स होलसेलर्स के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट 2000 टन थी। रिटेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट 10 टन से घटाकर 5 टन, बिग चेन रिटेलर्स के लिए लिमिट 10 टन से घटाकर 5 टन किया गया है। इससे अचानक बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमतों में भी कमी आएगी। कोई भी जमाखोरी करेगा तो सजा का हकदार बनेगा। अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनाव के कारण सरकार नहीं चाहती कि खाने पीने के सामान की कीमतें जो हैं वो ऊंची हो और इसका ठीकरा सरकार के सर फूटे। आज के जमाने में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान से कहीं कुछ भेजना हो तो उसके लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होगा। अयोध्या में नए राम मंदिर के लिए ऐसा ही हुआ। राजस्थान के जोधपुर से 600 किलो गाय का शुद्ध देसी घी यानी गोघृत बैलगाड़ी से अयोध्या पहुंचाया गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में और गर्भगृह की अखंड ज्योति जलाने में घी का इस्तेमाल किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने आरती उतारकर बैलगाड़ियों से आए गाय के घी का स्वागत किया। 108 कलश में 600 किलो देसी घी 27 नवंबर को जोधपुर से निकला था। 5 बैलगाड़ी को लेकर जोधपुर के संत महर्षि सांदीपानी जी महाराज अयोध्या पहुंचे। जो घी पूजा अनुष्ठान में लगेगा उसे 9 साल से इकट्ठा किया जा रहा था। पूजा में इस्तेमाल होने वाली हल्दी कंबोडिया से अयोध्या लाई गई है। इजराइल और हमास के बीच किसी तरह छोटा सा सीज फायर हुआ है, लेकिन अब फिर लड़ाई शुरू हुई। इजराइल ने हमास पर पलटवार किया। बिना बम बंदूक के इजराइल ने हमास को गहरा जख्म दिया है। इजराइल की सेना ने हमास के 100 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करके घुटने के बल बिठा दिया। अंडरवेयर छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतार दिए। सबको नंगा करके सड़क पर परेड करा दी। उसके बाद बिना कपड़ों के सेना के ट्रकों में भरकर ले जाए गए। सीज फायर के बाद इजराइल और आक्रामक होकर हमास पर टूट पड़ा। पूरे गाजा पर इजराइल का ऑपरेशन तेज है।
उसी दौरान इजराइल ने हमास के 100 संदिग्ध हमलावरों को पकड़ लिया। इजरायली सेना ने कसम खा रखी है कि 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार और हमास के बड़े कमांडरों को खात्मा किए बिना युद्ध में शांति वो नहीं लाने देंगे। जिन लोगों को इजराइल ने पकड़ा है उनके हमलावर होने का शक है, लेकिन इजराइल जांच कर रहा है कि वो लोग सचमुच हमास के लिए हमले का काम करते हैं या नहीं। हमास ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने जिन 100 लोगों को गिरफ्तार किया है वो बेकसूर हैं और आम नागरिक हैं। 7 अक्टूबर को यह सब शुरू हुआ था। ठीक 3 महीने के बाद 16,000 जान लोग गंवा चुके हैं। कहीं कोई उम्मीद नहीं है कि ये सब कब तक रुकेगा और कब तक ये सब कुछ ठीक होगा। उम्मीद है आपको आज का ये बुलेटिन पसंद आया होगा। आज के बुलेटिन के बारे में जो भी आपके फीडबैक्स है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।